नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द बुक सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड BPSC 134 के चैप्टर नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम होगा सिस्टमैटिक अप्रोच या फिर व्यवस्थागत उपागम। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको यह पता चलेगा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में चीज़ें किस तरीके से वर्क करती हैं, इंटरनेशनल रिलेशनशिप के मेन कर्ता कौन होते हैं, कौन कौन से खिलाड़ी हैं जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप को प्रभावित कर रहे हैं। इसके अलावा अगर दो देशों के बीच में अगर युद्ध हो रहा है तो उस युद्ध का कारण क्या सिर्फ वही दो देश हैं या फिर इंटरनेशनल सिस्टम उसके लिए जिम्मेदार है। हर एक देश के कार्य करने के तरीके अलग अलग होते हैं, हर एक देश का सिस्टम अलग है, हर देश की एग्जीक्यूटिव, हर देश की ज्यूरी, हर देश की लेजिस्लेटिव अलग अलग टाइप से वर्क करती है। किसी देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम है तो किसी देश में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हर देश को हर देश से अलग बनाती हैं। तो ऐसे में जो इंटरनेशनल सिस्टम है वो किस प्रकार से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को प्रभावित करता है, ये बात इस चैप्टर में हमें बताई जाएगी। साथ ही साथ हमें ये भी बताया जाएगा कि इंटरनेशनल सिस्टम में क्या क्या चीज़ें मेन हैं जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को प्रभावित कर रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे वर्तमान में रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, तो रूस यूक्रेन युद्ध जो चल रहा है तो उसमें हमें ये सोचना चाहिए कि क्या इस युद्ध का कारण जो यूक्रेन है या फिर रूस है, या फिर केवल रूस और यूक्रेन ही है, या और कोई भी है इस युद्ध का कारण, और क्या इंटरनेशनल सिस्टम है क्या इस युद्ध का कारण। तो जब आप रूस यूक्रेन युद्ध को डीपली समझोगे तो आपको पता चलेगा कि रूस यूक्रेन युद्ध का कारण सिर्फ रूस और यूक्रेन नहीं है, बल्कि इंटरनेशनल सिस्टम इसके लिए जिम्मेदार है। यूएनओ जैसी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या कर रही हैं, उनकी कितनी भूमिका है, उनका कितना इंपॉर्टेंट रोल है, ये सब चीज़ें ऐसे में पता चल पाती हैं। तो इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई जाएंगी, आपको बहुत सारी थ्योरी बताई जाएंगी, जिससे आपको ये पता चलेगा कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कैसे वर्क कर रही है। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो इंटरनेशनल सिस्टम है उसके लिए मार्टिन कैपलॉन ने अपनी एक थ्योरी दी है, केनेथ वॉल्टर ने एक थ्योरी दी है, कोहेन और नॉय ने एक थ्योरी दी है, अलेक्जेंडर वेंट और इमैनुअल वॉलरस्टीन की थ्योरी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, और इनके नाम से ही इस चैप्टर से क्वेश्चन भी बनेंगे। तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर में सबसे पहले एक प्रस्तावना दी गई है। प्रस्तावना हमें यह बताती है कि इंटरनेशनल जो सिस्टम अप्रोच है यानी कि व्यवस्थागत उपागम है, ये शुरू कहाँ से हुआ। तो जब आप कोल्ड वॉर पढ़ोगे, कोल्ड वॉर 1945 से लेकर 1991 तक चला, और आप सभी को पता है जो कोल्ड वॉर यानी कि जो शीत युद्ध चला है, ये जो शीत युद्ध है ये अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में चला। तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में तनातनी का एक दौर चला जिसे हम शीत युद्ध कहते हैं। शीत युद्ध का अर्थ है कि युद्ध जैसी स्थिति बनी रहे लेकिन युद्ध ना हो। तो जब शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ एक दूसरे से भिड़ रहे थे, तो उस दौरान इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में सिस्टमैटिक अप्रोच यानी कि व्यवस्थागत उपागम की बात शुरू हुई। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो सिस्टम उपागम है यानी कि व्यवस्थागत उपागम है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? शीत युद्ध के दौरान। हालांकि इससे पहले भी थी, बट जो इसे पहचान मिली है वो शीत युद्ध के दौरान ही मिली है। शीत युद्ध के दौरान बहुत सारी गतिविधियां पूरी दुनिया में चल रही थी, ये नहीं कि अकेले सिस्टमैटिक अप्रोच ही चल रही है। कोल्ड वॉर के दौरान अगर आप देखोगे तो बड़े पैमाने पर हथियारों का निर्माण किया जा रहा है जिन्हें हम सामूहिक विनाश के हथियार कहते हैं। परमाणु बमों का बड़े पैमाने पर निर्माण किया जा रहा है, घातक मिसाइलें बनाई जा रही हैं, नई नई टेक्नोलॉजी का उदय हो रहा है, साइबरनेटिक्स, कंप्यूटर विज्ञान आदि के क्षेत्रों में नए नए आविष्कार हो रहे हैं। तो इसी दौरान इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कैसे वर्क कर रही है, यानी कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक तरफ अगर हम देखें तो एक तरफ तो कोल्ड वॉर चल रहा है, दूसरी तरफ बड़े बड़े परमाणु हथियार बन रहे हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक नए वे में जा रही है, एक इसके अलावा नए नए क्षेत्रों में आविष्कार हो रहा है, कंप्यूटरीकृत चीज़ों की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में हम एक ऐसी थ्योरी दे रहे हैं जो कि इंटरनेशनल सिस्टम को सेटअप कर रही है। इसी वजह से यहाँ पर एक नए वर्ड का यूज़ किया जाएगा, GST यानी कि जनरल सिस्टमैटिक थ्योरी, यानी कि एक नया सिद्धांत आएगा, सामान्य सिस्टम सिद्धांत। और सामान्य सिस्टम सिद्धांत का ही एक भाग है व्यवस्था उपागम। तो सिस्टम दृष्टिकोण हमें ये बताता है, अगर मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है, सिस्टम दृष्टिकोण हमें यह बताता है कि विश्व में प्रत्येक सिस्टम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यानी कि हर एक देश की जो व्यवस्था है वो किसी न किसी रूप से दूसरे देश की व्यवस्था से जुड़ी हुई है, और इवन केवल जुड़ी हुई भी नहीं है बल्कि प्रभाव भी डालती है। अगर कोई घटना किसी एक देश में हो रही है तो उसका प्रभाव विश्व के मैक्सिमम देशों पर पड़ेगा, क्योंकि हर एक व्यवस्था दूसरे से जुड़ी हुई है। एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ मैं। जैसे इस समय खाड़ी देशों में तनाव है, तो खाड़ी के देशों में तनाव होने का कारण क्या होगा कि पूरी दुनिया में पेट्रोल के रेट बढ़ जाएंगे, गैस के रेट बढ़ जाएंगे। तो देखा जाए तो युद्ध कहीं और हो रहा है लेकिन उसका प्रभाव हर एक देश पर पड़ेगा।
तो इससे भी ये पता चलता है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हर एक व्यवस्था दूसरी व्यवस्था से जुड़ी हुई है और इसी को समझने के लिए सिस्टमेटिक अप्रोच चाहिए। तो विश्व में जब भी हम किसी घटना को समझते हैं तो हमें उसकी गहराई से जांच करने की ज़रूरत होती है कि उस घटना के कौन कौन से एस्पेक्ट्स हो सकते हैं और उसके क्या क्या इम्पैक्ट पड़ सकते हैं। आगे बताया गया कि व्यवस्थागत उपागम क्या है। तो सिस्टम उपागम, सिस्टम को हिंदी में व्यवस्था बोलते हैं। तो व्यवस्थागत उपागम की बात करें तो व्यवस्थागत उपागम विश्व के स्तर पर सभी व्यवस्थाओं का अध्ययन करने की बात करती है। विभिन्न देशों के बीच में रिश्ते किस प्रकार के हैं उनका अध्ययन करने की बात करती है और उसके कौन कौन से तत्व हैं, इन सब संबंधों में एक घटना को समझने की रूपरेखा है कि इंटरनेशनल लेवल पर कोई घटना घटी तो क्यों घटी, किसके कारण घटी, उसका प्रभाव किस किस के ऊपर पड़ सकता है। ये सारी चीज़ें जो है सिस्टमेटिक अप्रोच की हैं। यह इस उपागम की बात करें तो ये प्राचीन परंपरा की आलोचना करता है, यानी कि पॉलिटिकल साइंस में जो प्राचीन अप्रोच चल रही थी, जो पुरानी अप्रोचेस चल रही थी, उनका विरोध करता है और एक नई अप्रोच देता है। इसका मानना है कि हमारी जो सोशल एक्टिविटी है और जो नेचुरल एक्टिविटी है वो दोनों अलग अलग है और ऐसे में इन घटनाओं को समझने के लिए हमें अलग अलग तत्व देखने चाहिए। तो व्यवस्थागत उपागम ये भी कहता है कि इंटरनेशनल सिस्टम को समझने के लिए हमें इसके हर कार्यों की जांच करनी चाहिए, तभी हमें अच्छे से हर घटना के बारे में पता चलेगा। ये कहता है कि एक व्यवस्था की 4 विशेषताएं होती हैं, यानी कि हर सिस्टम की 4 कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है तत्व, यानी कि हर व्यवस्था का अपना एक तत्व होता है। दूसरी बात होती है हर व्यवस्था में एक दूसरे से संबंध होता है, हर व्यवस्था के कुछ कार्य होते हैं और सबसे बड़ी बात होती है हर व्यवस्था के एक उद्देश्य होते हैं, कार्य या उद्देश्य होते हैं। और फिर उन सबको कंट्रोल करने के लिए एक नियामक बल होता है, यानी कि जब आप एक सिस्टम का अध्ययन करते हैं तो उसमें आपको 4 विशिष्ट विशेषताएं दिखेंगी। सबसे पहली बात है उस सिस्टम के कुछ तत्व होंगे जो उसको प्रभावित कर रहे होंगे, जो डिसीजन मेकिंग पावर रख रहे होंगे। दूसरा अंतर संबंध होगा, यानी कि हर व्यवस्था का दूसरे से डेफिनेटली किसी न किसी टाइप से रिलेशन होगा ही होगा। हर व्यवस्था के कोई उद्देश्य होंगे, कुछ फंक्शंस होंगे, कुछ एक्टिविटी वो करेगा और हर एक व्यवस्था में एक कंट्रोलिंग पावर होगी, एक नियामक बल होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक उदाहरण दिया है हमारे शरीर का कि अगर हम अपने शरीर में पाचन तंत्र की अगर हम बात करें तो हमारे शरीर में पाचन तंत्र में दांत, एंजाइम, पेट और आंत जैसे तत्व होते हैं, ये हमारे शरीर के तत्व हैं। फिर हम भोजन करते हैं, जब हम भोजन करते हैं तो ये सारी चीज़ें एकदम से एक्टिवेट हो जाती हैं, जिसमें पाचन तंत्र का कार्य हो जाता है भोजन को पचाना, बुनियादी पोषक तत्वों को अलग अलग जगह पर पहुंचाना, रक्त प्रवाह को बढ़ाना यानी कि ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ावा देना और अन्य सभी गतिविधियां हमारा पाचन तंत्र करता है। तो देखा जाए तो हमारे शरीर में हर एक जितने भी फंक्शंस हैं वो सारे एक दूसरे से कोरिलेट होते हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं। तो ऐसे में ये पूरा सिस्टम एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। कोई भी बाहरी एक्टिविटी हो, कोई भी आंतरिक एक्टिविटी हो, तो सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ जाती हैं। सेम इसी तरीके से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी कोई घटना अगर घट रही है तो विश्व के लगभग सभी देशों को प्रभावित करती है और उनका ताना बाना एक दूसरे से जुड़ा हुआ आता है। ऐसे में प्रश्न ये होता है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में वो कौन सी चीज़ें हैं जो सारी चीज़ों को प्रभावित कर रही हैं, इसी को आगे अच्छे से बताया जाएगा। तो आई होप सो आपको इतना तो पता चल गया अब तक कि व्यवस्थागत उपागम क्या है, यानी कि सिस्टमेटिक अप्रोच क्या है। तो कोई आपसे पूछे सिस्टमेटिक अप्रोच क्या है, तो सिस्टमेटिक अप्रोच एक वो अप्रोच है जो हमें ये बता रही है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई घटना घटी तो क्यों घटी, उसके क्या इंपैक्ट्स पड़ सकते हैं और कौन कौन से लोग हैं जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को प्रभावित कर सकते हैं। जहाँ पर एक सिस्टमेटिक अप्रोच के 4 विशेषताएं होती हैं, तत्व, अंतर संबंध, कार्य और नियामक बल। अब बात यह आती है कि इस सिस्टम को दिया किसने है। तो जब हम व्यवस्था उपागम यानी कि सिस्टमेटिक अप्रोच की बात करते हैं तो सिस्टमेटिक अप्रोच जीएसटी यानी कि सामान्य सिस्टम सिद्धांत, जनरल सिस्टम थ्योरी का एक पार्ट है। तो सिस्टमेटिक अप्रोच जीएसटी का सिर्फ एक पार्ट है। ये किसने दिया है, तो ऑस्ट्रिया में के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था लुडविग वॉन बर्टा लैम्फी। तो लुडविग वॉन बर्टा लैम्फी ने सिस्टमेटिक अप्रोच को बताया। उन्होंने ये बताया कि उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था जनरल सिस्टम थ्योरी फाउंडेशन डेवलपमेंट एप्लीकेशन, जो कि 1968 में किताब लिखी थी। इसमें उन्होंने ये बताया था कि सिस्टमेटिक अप्रोच किस प्रकार से काम करती है। जिस समय बर्ट लैम्फी सिस्टमेटिक अप्रोच पर वर्क कर रहे थे उस समय दुनिया में बहुत सारी घटनाएं घट रही थी, जो कि मैंने चैप्टर की शुरुआत में आपको बता दी। यानी कि 1968 का टाइम पीरियड अगर आप देखोगे तो उस दौरान कोल्ड वॉर चल रहा था, बड़े पैमाने पर हथियारों का निर्माण हो रहा था, सामूहिक विनाश के हथियारों का निर्माण हो रहा था, यानी कि एटॉमिक बम का यूज़ हो रहा था, एटॉमिक बम का निर्माण हो रहा था। तो बहुत सारे लोग चिंतित थे, भाई तीसरा विश्व हो सकता है, थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकता है, दुनिया विनाश की कगार पर खड़ी है। अगर अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में युद्ध हो गया तो कौन जीतेगा कौन हारेगा कह पाना मुश्किल होगा। यानी कि जिस समय बर्ट लैम्फी सिस्टमेटिक अप्रोच पर वर्क कर रहा है उस समय
इंटरनेशनल जो रिलेशंस हैं वो बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ है, कोल्ड वॉर शुरू हो गया है, दुनिया थर्ड वर्ल्ड वॉर की ओर बढ़ रही है। बड़े पैमाने पर जो एटॉमिक वेपन्स हैं उनका निर्माण किया जा रहा है। ऐसे में वो क्या चीज़ें हों जो समाज के व्यवहार को कंट्रोल करें, सोसाइटी को कंट्रोल करें, इस चीज़ पर वर्क कौन कर रहा है? बर्ट लैम्फी। लेकिन ये बात ध्यान रखना, केवल ये नहीं कि कोल्ड वॉर ही चल रहा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी बहुत तेज गति से आगे बढ़ रही थी उसी दौरान। इवन इतना ही नहीं, मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी भी बहुत अच्छे तरीके से अपना वर्क कर रही थी। यानी कि मनोविज्ञान की पढ़ाई जो थी, मनुष्य के व्यवहार का जो अध्ययन था उस पर भी जोर दिया जाने लगा था। यानी कि एक तरफ तो सिस्टमेटिक अप्रोच के अध्ययन की बात की जा रही है, तो दूसरी तरफ वर्ल्ड में उस तरह में क्या क्या चल रहा है? कोल्ड वॉर भी चल रहा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी विकसित हो रही है, साइबरनेटिक्स कंप्यूटर्स की भी यूज़ करने की बात की जा रही है। ये भी बात की जा रही है कि आने वाले टाइम पर टेक्नोलॉजी ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल करेगी। ये बात भी चल रही है कि मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन किया जाना चाहिए, और इसी के लिए शिकागो यूनिवर्सिटी में मनोविज्ञान विभाग की भी स्थापना की गई। इसी दौरान मानव व्यवहार का, क्योंकि देखो हर एक चीज़ मानव व्यवहार से प्रभावित हो रही है, तो राजनीति भी मानव व्यवहार से प्रभावित हो रही है, इसलिए मनोविज्ञान का अध्ययन आगे चलकर बड़े पैमाने पर किया जाने लगा। इसके लिए विभिन्न प्रकार की संस्थाएं भी बनाई जाने लगी। फॉर एग्जाम्पल 1954 में स्टैनफोर्ड कैलिफोर्निया में व्यवहार विज्ञान को अध्ययन केंद्र की स्थापना की जाने लगी। तो यानी कि ये बताना चाहता है पैराग्राफ कि जिस समय सिस्टमेटिक अप्रोच पढ़नी शुरू हुई, सिस्टमेटिक अप्रोच के बारे में बताया जाने लगा, उस दौरान और भी बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। कोल्ड वॉर भी चल रहा था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी आगे बढ़ रही थी। इवन इतना ही नहीं, मानव व्यवहार का अध्ययन भी किया जा रहा था कि मानव व्यवहार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को किस प्रकार से प्रभावित कर रहा है। ऐसे में लुडविग वॉन बर्टैल्फी ने क्या करा? सिस्टमेटिक अप्रोच को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन उनके साथ और भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने उनका साथ दिया। फॉर एग्जाम्पल एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था केनेथ बॉल्डिंग, एक मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम था जेम्स ग्रायर मिलर, एक फिजियोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था रोलार्ड जेरॉड, और एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था एनाटोल रैपापोर्ट। तो इन सब ने मिलकर सिस्टमेटिक अप्रोच को आगे बढ़ाया और इसके लिए सोसाइटी फॉर जनरल सिस्टम रिसर्च की स्थापना करी, जिसे SGSR के नाम से जाना था 1956 में। तो जनरल सिस्टम फ्रेमवर्क पर जेम्स ग्रायर मिलर ने एक मैगजीन भी लिखी जिसका नाम था बिहेवियरल साइंस। ये सब चीज़ें मैं जो किताब बता रही है और मैं आपको बता रहा हूँ, वो चीज़ कहाँ लिखोगे आप जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि व्यवस्थागत उपागम क्या है, इसका विकास कैसे हुआ। तो पहले तो आप सिस्टमेटिक अप्रोच की डेफिनेशन दोगे, फिर ये बताओगे इसका जो विकास हुआ वो कोल्ड वॉर के दौरान हुआ। लेकिन जिस समय सिस्टमेटिक अप्रोच अपना वर्क कर रही थी उस दौरान कोल्ड वॉर भी चल रहा था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही थी, ह्यूमन बिहेवियर का अध्ययन किया जा रहा था। ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी के लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस बनाए गए और आगे चलकर यहाँ से जो बड़े बड़े विद्वान निकले, उन विद्वानों ने यहाँ पर एक बड़ी भूमिका निभाई सिस्टमेटिक अप्रोच की स्थापना करने के लिए, और इसके लिए SGSR की बात की गई। इसके लिए बहुत सारी मैगजीन में लेख लिखे गए और बहुत सारी किताबें भी लिखी गई, जिसमें ये बताया गया कि जो जनरल सिस्टमेटिक थ्योरी है ये एक डिसिप्लिन के बारे में बात कर रही है कि इंटरनेशनल लेवल पर एक डिसिप्लिन होना चाहिए, यानी कि अनुशासन होना चाहिए, ताकि जो प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञान की सभी शाखाएं हैं वो अपने आप को विकसित कर सकें। यानी कि सिस्टमेटिक अप्रोच यहाँ पर इस चीज़ पर ध्यान दे रहा था कि इंटरनेशनल लेवल पर एक डिसिप्लिन थ्योरी होनी चाहिए जिसमें हर एक चीज़ को अलग अलग तरीके से विकसित होने का अवसर मिल सके। ऐसा ना हो कि कोई एक ही चीज़ सभी चीज़ों को कंट्रोल कर ले, और इसी के लिए सिस्टमेटिक अप्रोच को हर एक सब्जेक्ट में अलग अलग तरीके से पढ़ाया जाने लगा। तो इस तरीके से सिस्टमेटिक अप्रोच का विकास हुआ। अब हम बात करेंगे इंटरनेशनल रिलेशनशिप में सिस्टमेटिक अप्रोच किस प्रकार से वर्क कर रही है और इसमें मार्टिन कैपलोन की थ्योरी किस टाइप की है। तो जब आप मार्टिन कैपलोन की थ्योरी पढ़ोगे तो मार्टिन कैपलोन की बात करें हम, तो मार्टिन कैपलोन ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था सिस्टम एंड प्रोसेस इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। ये किताब उसने 1957 में लिखी थी, जहाँ पर इसने एक अलग प्रकार की थ्योरी दी, क्योंकि जिस समय मार्टिन कैपलोन अपनी थ्योरी दे रहा था उस समय कुछ लोगों ने अलग अलग थ्योरियाँ दे रखी थी, क्योंकि कोल्ड वॉर उस दौरान चल रहा था। जैसे कि यहाँ पर एक बंदा है ईस्टर्न और एलमंड। ईस्टर्न एलमंड ने कहा था कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो राष्ट्र राज्य होते हैं, यानी कि जो देश होते हैं, वो प्रभावित होते हैं, जबकि कैपलोन ने कहा था कि नहीं, राजनीतिक व्यवस्थाएं ही जिम्मेदार होती हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध की। यानी कि कुछ लोग ये कह रहे हैं, ईस्टर्न एलमंड जैसे लोग ये कह रहे हैं कि जो देश हैं ये राजनीतिक व्यवस्थाओं को प्रभावित कर रहे हैं, जबकि कैपलोन क्या कह रहा है? कैपलोन कह रहा है नहीं, जो राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं वो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं के केंद्र में हैं और वो उसे प्रभावित कर रही हैं। यानी कि जिस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं वो इंटरनेशनल सिस्टम को प्रभावित कर रही हैं। शीत युद्ध के दौरान दुनिया दो भागों में बटी थी,
एक पूंजीवादी गुट और एक साम्यवादी गुट। लेकिन कैप्लॉन कह रहा है कि दुनिया ध्रुवीकृत जो थी, यानी कि जो दो भागों में बटी है, ये दो ध्रुविता है। एक ध्रुविता पूंजीवाद की है और दूसरी ध्रुविता सोवियत संघ यानी कि समाजवादी गुट की है। तो वो ये कह रहा है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अगर ये दोनों गुट नहीं बटे होते तो शायद इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एक अलग तरीके से चल रही होती। अगर कोल्ड वॉर नहीं हो रहा होता तो मे बी उस दौरान और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ चल रही होती। कैप्लॉन का मानना यह है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के अंदर राष्ट्र राज्य के व्यवहार में नियमितता की एक निश्चित मात्रा है, यानी कि जो देश अपना व्यवहार करते हैं वो सिर्फ एक निश्चित मात्रा में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित कर रही है। लेकिन जब हम इसे अच्छे से अध्ययन करें तो हमें पता चलता है कैप्लॉन ये बताना चाहता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के विभिन्न मॉडल की भविष्यवाणी करना संभव है। कैप्लॉन 6 अलग अलग तरीके की अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था यहाँ पर बताना चाहता है, जिनमें से पहली व्यवस्था है शक्ति संतुलन की व्यवस्था। कैप्लॉन कह रहा था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद और ख़ासतौर पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद शक्ति संतुलन की व्यवस्था बहुत तेज़ी से वर्क कर रही थी। देखो, शक्ति संतुलन का मतलब यह है कि मैं अपनी पावर इतनी ज़्यादा बढ़ा लूँ जो मेरे पड़ोसी देश की पावर के बराबर हो जाए, या फिर मैं अपनी पावर इतनी ज़्यादा बढ़ा लूँ कि जो मेरे शत्रु देश की पावर के बराबर हो जाए। तो जब हम दोनों की पावर बराबर होगी तो हमारे में कभी भी युद्ध नहीं होगा। तो 18वीं सेंचुरी से लेकर 1914 तक की बात करें, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात करें, तो शक्ति संतुलन की व्यवस्था का स्वर्णिम युग है। यहाँ पर हर एक देश अपनी पावर को बढ़ा रहा है और पावर बैलेंस लाने की कोशिश कर रहा है ताकि पावर बैलेंस के माध्यम से युद्ध ना हो। इन शक्तियों ने सैन्य साधनों के बजाय राजनीतिक माध्यम से अपनी शक्तियों को बढ़ाने का प्रयास किया। देखो, शक्ति एक तो तरीका ये है कि आप अपनी सेना को बढ़ावा दो, दूसरा ये है कि आप आपस में दोस्ती कर लो। तो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ, ये सब पावरफुल कंट्रियाँ थी जो क्या कर रही थी, अपने बैलेंस ऑफ पावर को बढ़ावा दे रही थी। इन्होंने सिस्टम को बदलने का कभी भी इरादा नहीं था, वो तो सिस्टम को संरक्षित करना चाहते थे। यानी कि वो कभी भी नहीं चाहते थे कि सिस्टम चेंज हो। ये बड़ी बड़ी महाशक्तियाँ कभी नहीं चाहती थी सिस्टम चेंज हो, ये तो चाहती थी सिस्टम हमेशा बना रहे। जब किसी को हार का सामना करना पड़ता है तो वो असफल राज्य घोषित कर दिया जाता है और उसे सिस्टम से बाहर कभी नहीं किया गया, उसे भी सिस्टम के अंदर रखा गया। जो जीता गया बंदा है उसे भी सिस्टम के अंदर रखा गया, जो हारा गया बंदा है वो भी सिस्टम के अंदर है, और ये सब लेकिन वर्क मिलजुल कर रहे हैं। तो शक्ति संतुलन की राजनीति ये कह रही है कि हमेशा हर एक देश अपनी शक्ति को बढ़ाता रहता है ताकि वो युद्ध से बच सके। कैप्लॉन की जो इंटरनेशनल सिस्टम है उसमें दूसरी जो व्यवस्था थी वो थी बंधन मुक्त ध्रुवीय व्यवस्था। एक तरफ तो बता रहा है दुनिया दो भागों में बटी है, एक तरफ है अमेरिका और एक तरफ है सोवियत संघ, लेकिन दूसरी तरफ ये कह रहा है कि बंधन नहीं है कि तुम अमेरिका से मिलोगे या सोवियत संघ से मिलोगे, तुम अपना ग्रुप अलग भी बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल भारत का हुआ, भारत गया गुटनिरपेक्षता की तरफ, तो एक तरफ तो अमेरिका एक तरफ सोवियत संघ है। जिस देश के पास जो भी मन है, चाहे आप अमेरिका के साथ मिलो चाहे आप सोवियत संघ के साथ मिलो, तो ये तो बंधन वाली दो ध्रुवीय व्यवस्था हो जाती। लेकिन ये बंधन मुक्त व्यवस्था थी, यानी कि आप इससे अलग भी हो सकते हो। यूएनओ अपनी अलग एक्टिविटी कर रहा है, नॉन अलाइनमेंट अपनी अलग एक्टिविटी कर रहा है, तो इससे पता चलता है कि दो ध्रुवीय व्यवस्था तो थी 1945 से 1991 तक, लेकिन ये बंधन मुक्त थी, कोई बाउंडेशंस नहीं थी, आपकी मर्जी हो शामिल हो, आपकी मर्जी हो मत शामिल हो। तीसरी व्यवस्था वो ये बताता है कि ये मजबूत दो ध्रुवीय व्यवस्था। एक तरफ तो वो कहता है कि जो दो ध्रुवीय व्यवस्था थी वो बंधन मुक्त थी, अमेरिका और सोवियत संघ दो ध्रुव थे, लेकिन यहाँ पर कह रहा है ये मजबूत भी थी। क्यों? क्योंकि दोनों गुट कॉम्पिटिटिव थे। भले ही यूएनओ अपना काम कर रहा हो, गुट निरपेक्षता अपना काम कर रही हो, लेकिन फिर भी ये दोनों ग्रुप अपना अपना काम कर रहे थे। अमेरिका अपनी एक्टिविटी चला रहा था और यूएसएसआर अपनी अलग एक्टिविटी चला रहा था। तो यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम को अगर हम बात करें सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद समझने की, तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक तो चीज़ चली शक्ति संतुलन, दूसरी चली बंधन मुक्त, तीसरी चली मजबूत और चौथी चली व्यापक व्यवस्था। व्यापक व्यवस्था जब होती है जब दो ध्रुवीय व्यवस्था खत्म हो जाती है, और इसके लिए क्या होता है, जैसे 1991 के बाद सोवियत संघ खत्म हो गया तो पूरी दुनिया में व्यापक व्यवस्था आ गई। आज यूएनओ जैसी संस्थाएं काम कर रही हैं जो कि विश्व शांति को बनाए रखने के लिए वर्क कर रही हैं। अलग अलग देश अपने तरीके से काम कर रहे हैं। चाइना अलग से एक सुपर पावर बनने की ओर आगे बढ़ रहा है। तो सार्वभौमिकता का मतलब है हर किसी के लिए। तो व्यापक व्यवस्था की थ्योरी ये कहती है कि जब कोई भी ध्रुव नहीं होगा, कहीं पर भी पोलिंग अलायंस नहीं होंगे, अमेरिका सोवियत संघ जैसी जो शक्तियाँ खत्म हो जाएंगी, तो सार्वभौमिक व्यवस्था हो जाएगी। ऐसे में जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं ये अपना काम अच्छे से कर पाएंगी। पांचवी व्यवस्था जो कैप्लॉन ने दी है वही है अनुक्रमिक व्यवस्था। ये व्यवस्था जब आती है जब दो गुटों में से एक टूट जाता है और उसके बाद स्टेप टू स्टेप चीज़ें चलने लग जाती हैं। और लास्ट में इकाई वीटो व्यवस्था। ये व्यवस्था ये है कि जब सभी राज्य एक दूसरे को नष्ट करने की क्षमता रखते हैं और उन सभी को हमले के परिणामों के बारे में पता चलता है, यानी कि हर एक देश अपनी पावर को गेट करता है और उन्हें सबको पता है कि अगर युद्ध हुआ तो हमले के बाद क्या हो सकता है,
ये सबको पता होता है। कैप्लॉन ने कहा है कि इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा विकसित हो गई है जिसकी वजह से हर एक देश ये समझ चुका है कि अगर युद्ध होगा तो मानवता बचेगी नहीं, हर एक बंदा खत्म हो सकता है। तो जब इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो जाती है तो युद्ध का खतरा थोड़ा सा कम हो जाता है, ऐसा कैप्लॉन बताने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर ये चीज़ें लिखी हुई हैं। तो अगर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कैप्लॉन ने 6 अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाएं जो बताई उनके नाम बताओ, तो आप इस प्रश्न का उत्तर करने में सक्षम हैं। चैप्टर में आगे हम केनेथ वॉल्टज के सिस्टम दृष्टिकोण को पढ़ेंगे, लेकिन इस चैप्टर के पार्ट 2 में इसे पढ़ेंगे। फिलहाल इस चैप्टर को हम यहीं विराम देते हैं। आशा चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। मिलते हैं आपसे इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।